सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत करता हूं क्रिएटिव स्टडी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बेहतरीन चैप्टर क्लास 11 का। आज यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मेरे बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा चैप्टर है मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो थ्योरी पोर्शन के मामले में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आपका चाहे मिड टर्म हो, आपका चाहे फाइनल टर्म हो, इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। मतलब लिख लो आप कि इसके बिना कभी पेपर बनेगा ही नहीं। तो यानी कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। तो भाई इस चैप्टर को अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। आप पूछो क्यों? अगर जिन बच्चों को अकाउंटिंग सीखनी है, जो बिगिनर्स हैं या फिर जिनको अभी भी अकाउंट में दिक्कत हो रही है कि सर चीज़ों को डिस्टिंग्विश कैसे करना, सर चीज़ों में डिफरेंसेस कैसे करना, तो मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके वो सारे के सारे क्या जो दुविधाएं हैं, समस्याएं, उनको दूर करेगा। लेकिन बशर्ते कि आपको लेक्चर को पूरा एंड तक देखना होगा, है ना। लेक्चर को एंड तक देखना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आपको अकाउंटिंग करने में, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, काउंटिंग करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। लेकिन चीज़ों को बड़े ध्यान समझना, बड़े ध्यान सुनना, और हाँ हर एक एग्जाम्पल को कोशिश करने की, मतलब ट्राई करना कि आपकी जो है डेली रूटीन लाइफ से वो रिलेवेंट हो सके, यानी कि जुड़ सके। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, महाकाल के नाम पर लाइक ठोको। और शुरुआत करेंगे हम अपना बेहतरीन चैप्टर, गजब का चैप्टर, इसका नाम क्या बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप समझो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत बेसिकली क्या होते हैं। देखो, एक होता है रूल और एक क्या होता है प्रिंसिपल। और रूल जो होते हैं नियम होते हैं, बेसिकली नियम टूट सकते हैं। जी हाँ, मान लो गवर्नमेंट ने नियम निकाल रखा है कि भैया रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, लेकिन लोग बाग रेड लाइट क्रॉस करके अभी भी क्या करते हैं, जाते नहीं जाते हैं। तो क्या है, नियम है। लेकिन गुरुजी सिद्धांत ये कहते हैं, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हो, सिद्धांत प्रिंसिपल कहता है रेड लाइट क्रॉस करते हो, सामने से ट्रैफिक आया तो शायद आपका एक्सीडेंट होना लाजमी है। हाँ, यानी कि बेटा प्रिंसिपल को हम तोड़ नहीं सकते, प्रिंसिपल कैन नॉट बी ब्रोकन, प्रिंसिपल कैन नॉट बी ब्रोकन। और प्रिंसिपल अगर हम सोचें समझें तो किसी को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है प्रिंसिपल। यानी कि सिद्धांत वो होते हैं जो किसी कार्य करने को देते हैं, दिशा देते हैं। अगर आपको मालूम है, मैं आपको छोटी सी बात समझाऊंगा, अगर आपको मालूम है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, तो उन्होंने क्या बोला कि सर जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, जहां पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए a+b, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, a² + b² प्लस क्या लगाना है 2ab। अब आप सोचोगे गुरुजी अकाउंट के अंदर मैथ के एग्जांपल क्यों? मैथ का इसलिए क्योंकि मैथ आप बचपन से पढ़ते आए हो, अकाउंट आपने अभी पढ़ना शुरू करी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो कि जैसे ही आपको ये चीज़ दिखेगी तो आप क्या लगाओगे, a+b का होल स्क्वायर लगाओगे। उसी प्रकार से अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई करना, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, ट्रांजेक्शन किस टाइप की है, कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है, प्रिंसिपल कैसे कैसे हैं, सिद्धांत कैसे कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करना है इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे इसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। और जिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा भाई साहब, कर लो कर लो कर लो, क्योंकि मैं बताऊं आपके लिए ऐसे ही महाकाल के नाम पे चैप्टर में लेते आऊंगा और आपकी जिंदगी बना दूंगा। ठीक है जी। परंतु आपको करना पड़ेगा जी हाँ, कंसिस्टेंट वे में लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। चलो जी आ जाओ, शुरुआत करेंगे। तो देखो हम नाम समझेंगे। बेसिकली हमारे सामने कर रखा है कि क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कर रखा है देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी क्या बच्चे, क्या प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेटअप का रूल। दीज रूल आर यूजुअली कॉल्ड क्या, जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जी हाँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स, जी हाँ ये यूएसए ने दिए हैं। जी हाँ, जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है यूएसए ने दिए हैं। इन्होंने ये दिया है कि सर जी ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ तरीके हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जैसे मैं आप और मैं बात कर रहे हैं समय, भाई बात करने को सर मैं आपको गाली बकरी बात कर सकता हूँ, आप मुझे भी गाली कर सकते हो, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। तो उसी प्रकार से अकाउंट में भी क्या होता है, एक तरीका होता है चीज़ों को डील करने का। आपने सुना होगा डेबिट क्रेडिट, है ना, बैलेंस शीट वगैरह, तो ये उसकी क्या एक तरह से स्टैंडर्ड लैंग्वेज को करता है, मेंशन करता है। और ये सेट ऑफ रूल है। सेट ऑफ रूल का मतलब क्या है, जी हाँ इसमें नियम है बहुत सारे। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे नियम है। उन नियमों को हमने तरीके से कर रखा है। जैसे हमें डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, है ना, बैलेंसिंग कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, एक कंपनी की जो है बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो सब कुछ क्या होगा इसमें होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। जी हाँ, इसको याद रखना, गैप। और किसके द्वारा दिया गया है, यूएसए के द्वारा दिया गया है, यानी कि अमेरिका के द्वारा दिया गया। ठीक है जी। चलो जी आ जाओ, अगला ध्यान सुनो। आप कहते हैं बच्चे क्या गुरु जी, अब वो करा हमारे सर क्या, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब इनके फीचर क्या क्या है, बड़े ध्यान सुनो। फीचर मतलब विशेषता क्या है भाई, क्या हो सकती है विशेषता? सर सिंपल सी बात है, पहले तो ये कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। हाँ, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल का मतलब है सभी के लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बदल जाएगा, अंबानी के लिए बदल जाएगा, टाटा के लिए बदल जाएगा, बिरला के लिए बदल जाएगा। जो डेबिट क्रेडिट के नियम वो अपने यहाँ पे लगाएंगे, वही डेबिट क्रेडिट के नियम अंबानी भी अपने यहाँ पे लगाएगा, अडानी भी अपने यहाँ पे लगाएगा, और एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी अपने यहाँ पे वो लगाएगी। यानी डेबिट क्रेडिट का जो नियम है, सेट ऑफ रूल सबके लिए क्या होंगे, एक जैसे होंगे। उन्होंने क्या रखा है, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल। जी हाँ, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल है, एक जैसा रूल है, गाइडलाइंस है,
ठीक है। डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है, मतलब सर ये है कि अगर मान लीजिए कोई अकाउंटेंट रिलायंस के अकाउंट मेंटेन करता है, कोई अकाउंटेंट रिलायंस के अकाउंट मेंटेन करता है और रिलायंस कंपनी को छोड़कर वो कहाँ काम करना चालू करता है, या टाटा इंडस्ट्री के अंदर काम करना चालू करता है, तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि टाटा इंडस्ट्री के अंदर अकाउंटिंग के नियम मिल जाएंगे ना, जो अकाउंटिंग के नियम वहाँ फॉलो हैं वही अकाउंटिंग के नियम यहाँ फॉलो होंगे, और बाकी विश्व भर में क्या वही नियम क्या करेंगे, फॉलो किए जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट बात है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, ऑब्वियस सी बात है सर, जैसे कि मान लीजिए अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि H2O, सर ये तो क्या है, केमिकली रिएक्शन है, ये बेसिकली नेचुरल रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, नेचुरल। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, मैन मेड है, यानी कि किसने बनाए हैं, ये इंसानों ने बनाए, आदमी ने बनाए, तो सर उन्होंने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट राइट बट फ्लेक्सिबल। जी हाँ, ये पूरी तरह सही तो नहीं है, मतलब कि कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़े से मतलब गलत ठहराया जाता है, और इस यही वजह है कि सर ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंजेबल। जी हाँ, इनमें हम लोग कुछ क्या कहते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा, और वो जो चेंज होगा वो मैं नहीं पूरा विश्व फॉलो करेगा, जहाँ जहाँ पर अकाउंटिंग होती है इसके हिसाब से। देखो दे आर बाउंड टू चेंज विद इन द टाइम टू रिस्पॉन्स टू द क्या चेंजेस इन द क्या बिजनेस क्या प्रैक्टिसेस। अब देखो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल कि हमारे पास ना था, एक था इंटरनल यूजर, एक क्या थे एक्सटर्नल यूजर। तो पहले इंटरनल यूजर के अंदर एम्प्लॉय आते थे, लेकिन अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या हुई, बदलती गई, ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिस बदलती गई, बिजनेस क्या होता है, चेंज होते गए। अब वही इंटरनल यूजर किस में आ चुका है, एक्सटर्नल यूजर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो पहले एम्प्लॉय इंटरनल यूजर के अंदर था अब वो किस में आ गया, एक्सटर्नल यूजर में आ गया, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है जी, चलो जी आगे देखो, अगला अगला बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जी हाँ, आर जर्नली एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही बात है, इनको हर कोई एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एक्सेप्ट करे जाएंगे, ऐसा नहीं है केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट करेगा, इसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा, चाहे विश्व में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, महाकाल के नाम पर उसे करनी पड़ेगी, यानी कि ये सेट ऑफ रूल है जो कि हर किसी को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन तीन चीज़ आती है, बोलो कौन कौन सी। पहला रिलेवेंस, सर रिलेवेंस का मतलब है कि गुरुजी इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बेसिकली यूजर्स के लिए, जो या यूजर्स के लिए क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। यानी वो कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस बात की श्योरिटी देता है कि जो भी आप कांड कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उससे निकलने वाला जो रिजल्ट है वो यूजर्स के क्या होगा, काम का होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस होना चाहिए, यानी कि वो जहाँ संबंध रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम बच्चे ऑब्जेक्टिविटी, सर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये प्रिंसिपल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या रखा है, आप प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। उन्होंने क्या रखा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ना पर्सनल बायस से अलग होते हैं। पर्सनल बायस का मतलब क्या है कि सर जी आपको क्या लगता है, अकाउंटिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है कि भैया इनकम है कि लॉस, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर वो इनकम है तो मेरे बच्चों इनकम माना जाएगा, अगर वो लॉस तो क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, तो वही तो बोल रहा है पर्सनल बायस का मतलब क्या होगा, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, जी हाँ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, जो अकाउंट ने मेंशन कर रखा आप भी उसको अगर वो मेंशन करके चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिजिबिलिटी, सर फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि बेसिकली जो प्रिंसिपल होते हैं व्यवहारिक होते हैं, क्या होता है बेटा, व्यवहारिक, वह ओ माय गॉड ये तो मैं लिख नहीं पा रहा, डेट इज कॉल्ड वह ओ भाई मैं लिख नहीं पा रहा इसको, हिंदी में लिख नहीं पा रहा भाई। व्यवहारिक का बेसिक मीनिंग क्या हो सर, प्रैक्टिसेबल है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं तो क्या प्रैक्टिसेबल है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एग्जिस्ट करते क्या बेटा, क्या है, प्रैक्टिसेबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड है कि नहीं भैया ऐसा है कि ये आएगा तो ही हम इसको कर पाएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं बेटा बच्चे, फ्लेक्सिबल होते हैं, और मेरे बच्चे क्या सर ये अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। जी हाँ सर, जब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो बिना किसी कॉस्ट को सोचे, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी सोचे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मतलब अगर वहाँ पे लिखा हुआ असेट्स है, वहाँ पर अगर लिखा असेट लिखा हुआ तो असेट क्या होती है, डेबिट होती है, तो वहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पर लायबिलिटी लिखा तो लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, वहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान रखना। आगे आओ, आगे देखो क्या कहता है मेरे बच्चे, आगे सुनो, आगे अगला देखिए अब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कितने प्रकार के मतलब कितने प्रकार के क्या होता है प्रिंसिपल होता है। उन्होंने कुछ में लिखा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द डिस्क्राइब्ड बाय द वेरियस टर्म्स, ठीक है, अलग अलग टर्म्स से समझाया गया। कुछ लोगों ने से अजम्पशन समझा, कुछ लोगों ने अजम्पशन बोला, कुछ ने कन्वेंशंस बोला, कुछ ने कॉन्सेप्ट बोला, कुछ ने ठीक है डॉक्ट्रिन्स बोला। डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है कि भाई हो ना किसी का मतलब होता भगवान, मरीज, जैसे मरीज का इलाज कौन करेगा,
डॉक्टर करेगा उसी प्रकार से, ठीक है। उन्होंने कह रखा दीज प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 कैटेगरी, हम इनको 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। बोलो कौन कौन सी? पहली कैटेगरी बच्चे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और या फिर अकाउंटिंग एजम्पशन। दूसरा बच्चे क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, वो हो गया मतलब हो गया एक तरह से नियम, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट दे रहा, बता रहा, अवधारणा दे रहा है। और कन्वेंशन क्या हो गया? परिपाटियाँ, ठीक है, परिपाटियाँ। अब समझेंगे कि एजम्पशन क्या होती है, कन्वेंशन क्या होते हैं। बड़े ध्यान सुनना, बहुत प्यार सुनना, मजा आएगा। देखो मेरे बच्चे क्या कहता है, अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, तो भाई साहब देखिए पहला जो हमारे पास ये बेसिकली फॉलो करता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1। जी हाँ, AS1 ने हमें इस बात की पुष्टि करी है कि ये जो चीज़ें हैं ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूरे विश्व में हर कोई इनको फॉलो करेगा। अगर वो अकाउंटिंग कर रहा है तो अकाउंटिंग करते समय उसको इन सब चीज़ों को फॉलोअप करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, पहला है मेरे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को मैं आपको बड़ा प्यार समझाऊंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म पर्पज से चलेगा। जी हाँ, चाहे भले मालिक मर जाए चाहे ना मरे। जैसे धीरूभाई अंबानी थे, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मालिक था, जेन्युइन मालिक धीरूभाई अंबानी थे। धीरूभाई अंबानी मर गए, मुकेश अंबानी से चला रहे हैं। जब मुकेश अंबानी मर जाएंगे तो उनके बेटा आनंद अंबानी चलाएंगे, वही ना कि आह टमाटर बड़े मजेदार, वह टमाटर बड़े मजेदार, वही वाला आनंद अंबानी। जी हाँ, वही वाला आनंद अंबानी, ठीक है। उन्होंने क्या रखा है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल क्या कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर क्या लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। जी हाँ, उनका मानना था बिजनेस 2 महीने 6 महीने 1 साल के लिए होता। इनका कहना होता है कि बिजनेस जो चलेगा लॉन्ग टर्म पर्पज से चलेगा, 15 साल 20 साल 40 साल 100 साल। तो ऐसे ही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहना है कि अगर आप कोई धंधा कर रहे हो और धंधा करने के लिए सर जी आपको क्या समय बहुत लंबा देना पड़ेगा। ये नहीं कि 6 महीने धंधा किया और आपने बंद कर दिया तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे, इट इज नॉट क्या बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस क्या चलेगा, लॉन्ग टर्म पर्पज से चलेगा, चाहे मालिक जिंदा बचे या ना बचे, ठीक है जी। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट। अगला बच्चा है कंसिस्टेंसी। जहाँ कंसिस्टेंसी क्या कहती है, कंसिस्टेंसी बड़ी सिंपल है, बहुत प्यारी है। क्या रखा है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम द 1 ईयर टू अनदर ईयर। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हो, किसी भी नियम कानून को अप्लाई करते हो, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार अप्लाई होगा, ठीक है, या फिर अगले साल उसको चेंज कर देंगे। उसका कहना यह है कि अगर आप किसी भी नियम कानून को अप्लाई करते हो तो लॉन्ग टर्म पर्पज से चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा? लॉन्ग टर्म पर्पज से चलेंगे। मतलब ये, जैसे मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा उसका, बहुत प्यारा। हमारे पास ना एक टॉपिक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के क्लास 11th में ही, जिसका नाम मेरे बच्चे क्या है, डेप्रीसिएशन। क्या नाम है बेटा? जी हाँ, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मेरे बच्चे क्या है, 2 तरह से है। इसका एक मेथड जो आप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मेरे बच्चे? जी हाँ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन क्या बेटा मेथड है। एंड दूसरा मेरे बच्चे मेथड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड बेटा? दैट इज कॉल्ड रिटर्न, जी हाँ, डाउन मेरे बच्चे क्या आएगा, वैल्यू मेथड। अब बड़े ध्यान सुनना, ये एक्चुअली क्या होते हैं सर, ये असेट्स की वैल्यूएशन करते हैं। जैसे आप डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है भाई? डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग होता है मूल्यह्रास, मतलब समय के अनुसार यूज के आधार पर किसी वस्तु की क्या होती है, कॉस्ट घटती रहती है, उसकी कॉस्ट की वैल्यू कम होती रहती है। सर उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और क्या WDV मेथड। तो बच्चों जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, बड़ा ध्यान सुनना, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है भाई साहब, उसका नियम क्या है? उसका नियम ये है कि भैया अगर आप कभी भी डेप्रिसिएशन लगाओ तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओगे। और WDV कहता है कि जैसे जैसे मार्केट वैल्यू गिरती जाएगी संपत्ति की, आप गिरी हुई वैल्यू पे क्या लगाओगे, हाँ डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो ये 2 मेथड है। क्या बेटा? 2 मेथड है। अभी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये सोचो दिमाग से कि गुरुजी ये क्या, गुरुजी ये क्या। बड़ा ध्यान सुनो, इसका सिंपल ये है, क्या अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड लगा, तो ये नहीं है कि आपने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया अगले साल चेंज कर दिया, नहीं, आप लगातार आने वाले कई सालों तक इसको क्या करोगे, यूज करेंगे। बार बार किसी भी प्रिंसिपल को चेंज नहीं करेंगे, बार बार किसी मेथड को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो शायद प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर मेरे बच्चे मैनेजमेंट को शायद चीज़ों को तुलना करने में समस्या हो सकती है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपने किसी मेथड को एक बार अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म पर्पज से वही चलेगा। ठीक है, नहीं है? चलो जी आ गया। अगला है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। भाई बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, बड़े ध्यान से देखो, ये ना ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है जब एक ट्रांजेक्शन का जाएगी आकर, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या रखा है कि एन एक्रूवल बेसिस यूज फॉर द, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बनता है, लिख लो 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी बनता है इसके ऊपर, बताऊंगा भी न्यूमेरिकल का, इसको लिए अलग से वीडियो आएगी, है ना, अलग से वीडियो आएगी ध्यान रखना। अब क्या कहते हैं बच्चे, कहता है एक्रूवल बेसिस यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, इट प्रोवाइड्स, बड़े ध्यान सुनना, मोर एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिस।
एक्रूअल बेसिस का कहना होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो चुकी है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गई है लेकिन पैसा प्राप्त नहीं हुआ, जैसे मान लो मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया पूरे महीने और उस बच्चे ने ट्यूशन पढ़ लिया, अब जैसे 1 तारीख आती है मैं उससे फीस मांगता हूँ, परंतु मुझे फीस क्या बोलता, कहता है गुरुजी मैं आपको 10 तारीख को दूंगा। तो अगर मैं 1 तारीख की बात करूँ तो उस 1 तारीख तक उस बच्चे का महीना पूरा हो चुका है, उस बच्चे से मैंने पैसा कमा तो लिया परंतु मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सर अगर मैंने पैसा कमा लिया है और मुझे प्राप्त नहीं भी हुआ है, सुन लो बहुत ध्यान से, अगर मैंने पैसा कमा लिया है और मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। इस ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रूड इनकम। अच्छा उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने किसी बंदे के पास गया या मोमोज वाले के पास गया, मैंने बोला भैया एक काम करो, 1 प्लेट मोमोज खिला दो, उन्होंने मुझे मोमोज खिला दिए, बंदा मेरी जानकारी का था, अच्छा खासा था। मैंने क्या काम करा, मैंने भाई साहब वो जो मोमोज खाए, सुनो बहुत ध्यान से, वो जो मैंने मोमोज खाए मैंने उसके पैसे बोला 10 दिन बाद दे दूंगा, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो अब एक बात बताओ, मैंने मोमोज तो खा लिए, क्या मैंने पेमेंट करी, नहीं पेमेंट करी, जी हाँ, तो मैंने खर्चा कर तो लिया परंतु मैंने पे नहीं किया। ये कंडीशन में मैं करूँगा उस एंट्री को रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस कहता है अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसको रिकॉर्ड करो, चाहे भले पैसा प्राप्त हुआ हो चाहे ना हुआ, चाहे पेमेंट करी हो चाहे ना करी हो। लेकिन कैश बेसिस कहता है कि जब कैश आएगा या फिर जब कैश जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड करना है। तो कैश बेसिस के अंदर बहुत बारी क्या होता है, सर जी पिछले कई सालों का कैश भी क्या होता है, इस साल इंक्लूड हो जाएगा, आने वाले सालों का भी इस साल इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें प्रॉपर इनकम नहीं पता लग पाती है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस कहता है कि जी रिलेवेंट, जी हाँ, करंट ईयर की इनकम करंट ईयर का खर्चा, आई रिपीट करंट ईयर की इनकम करंट ईयर का खर्चा। तो जब हम अकाउंट्स यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब हम बनाते हैं तो उस दौरान हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जिस भी एंट्री को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो करंट ईयर के है या नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, अगर मान लो किसी बच्चे ने मुझे एडवांस फीस दे दी तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, भाई इसको भी करूंगा, इसको बोलूंगा मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा मान लीजिए मैंने कोई एडवांस में खर्चा पे कर दिया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलूंगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, नहीं है, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, जैसे ये रहा हमने रखा है, द एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वली टू द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस, दोनों भी होता है, चाहे खर्चा हो चाहे इनकम हो। द एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स आर मेड और सर्विस आर क्या रेंडर्ड। सर कब रिकॉर्ड होती है गुरु, तब रिकॉर्ड होती है जैसे आपने क्या करा, सेल्स कर दिया चाहे सर्विस दे दियो, अगर पैसा प्राप्त हुआ है चाहे नहीं हुआ, सर ये रहा, चाहे कैश प्राप्त हुआ हो चाहे ना हुआ, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपने खर्चा कर लिया है, अगर पे किया है या नहीं किया तो भी करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। क्लियर है मेरी बात, बताइए क्लियर चल रहा ना मामला, एकदम मस्त चल रहा है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला है बिजनेस एंटिटी। ये तो बहुत प्यारा है, बहुत ही गजब का। कहता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट फ्रॉम द डिस्टेंट फ्रॉम इट्स क्या आएगा, ऑनर, क्रेडिटर, मैनेजर्स, अदर्स। मतलब बिजनेस अलग है और मालिक क्या अलग है। इसका सिंपल बेसिक मीनिंग क्या है बेटा, कि बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेस इज, मेरे बच्चे बोलो क्या है यहाँ पे, सेपरेट क्या है फ्रॉम इट्स ऑनर, फ्रॉम मेरे बच्चे क्या है इट्स ऑनर, यानी कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। जैसे कि आपने अभी देखा गोइंग कंसर्न के अंदर हमने क्या देखा था कि मेरे बच्चे गोइंग कंसर्न में कि बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टर्म पर्पज से, चाहे मालिक जिंदा रहे चाहे ना रहे। उसी प्रकार से बिजनेस एंटिटी क्या कहता है, मालिक अलग है बिजनेस अलग है। हमें हमेशा कोई भी अगर एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है तो हम लोग बिजनेस पर्पज से रिकॉर्ड करते हैं, मालिक के पर्पज से रिकॉर्ड नहीं करते। अगर बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चा है, अगर वो इनकम है तो वो इनकम है, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है, ठीक है, ध्यान नहीं मेरी बात, पक्का। तो हमें हमेशा कोई भी जर्नल एंट्री बनानी है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब है मनी मेजरमेंट। ये तो बहुत सिंपल है यार। सर जिस ट्रांजेक्शन को, बड़े ध्यान सुनना है, जिस ट्रांजेक्शन को यानी कि द इवेंट और ट्रांजेक्शन which can be converted, which can be measured in term of money will be recorded in the business। यानी बिजनेस की वो ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस के वो इवेंट जिनको आप लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिनका मेजरमेंट आप मनी में कर सकते हो, आप उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे। दिल, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इन सब के लिए मेरे बच्चे जगह नहीं है किसके अंदर, अकाउंट के अंदर। अकाउंट कहता है अगर किसी ट्रांजेक्शन को, किसी लेन देन को आप पैसों में मेजर कर सकते हो तो केवल वही मेजरमेंट क्या होंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। कोई कितना अच्छा है, कोई कितना प्यारा है, कोई कितना गजब का है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं दाना ना बात को कोई मतलब नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट बच्चे अकाउंटिंग पीरियड। बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जी हमारे, जी हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ क्या अकाउंट्स, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं मेरे बेटे,
वो कितने महीने के लिए बनता है सर जी? वो बनता है 12 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए बनता है? 12 मंथ्स के लिए। आई रिपीट, जी हाँ 12 महीने के लिए बनता है। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है मेरे बच्चे, हमारा जो क्या बेटा, जी हाँ फाइनेंशियल ईयर होता है। आई रिपीट माय डियर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा बेटा वो कब होगा सर जी? डेट इज कॉल्ड 1 अप्रैल से लेकर बच्चे कितना आएगा 31 मार्च तक जाएगा। बात समझ नहीं आ रही? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो अकाउंटिंग पीरियड बड़ा सिंपल है, यानी कभी भी किसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन होते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है मेंटेन किए जाते हैं। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। और उसी एक साल के दौरान देखा जाएगा वो बिजनेस का प्रॉफिट आया क्या लॉस आया। तो अकाउंटिंग पीरियड समझ गए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते कितने महीनों के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अगला हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसको हम बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। भाई साहब मैं इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल दूं, जैसे बहुत सी औरतें होती हैं भाई, हमारे दिल्ली के अंदर एक जगह है बड़ी फेमस, चांदनी चौक। चांदनी चौक है सरोजनी नगर, तो सबसे बेस्ट सरोजनी नगर। बहुत सी महिलाएं वहाँ जाती हैं, 150 रुपए की कुर्तियाँ खरीद के लाती हैं और फिर कहते हैं देखो मैं ज़ारा की लाई हूँ, मैं उसकी लाई हूँ, पेंटलूम्स की लेके आई हूँ, मैं नाइक की लेके आऊँ। लेकिन मेरे भाई ये सब कुछ ना काम मिलता सरोजनी नगर में 150, 200 मिलता है। अब मेरे बच्चे बात ध्यान सुनना, अब वहाँ से लाइन 150 रुपये की, हमें आके बता रही 1500 रुपये की। क्यों? क्योंकि हम तो गए नहीं थे। तो लेकिन अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट कहता है भाई साहब जितने में खरीदा है उतने में रिकॉर्ड करो। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? अगर एक ट्रांजेक्शन अकर हुई है तो अगर एक ट्रांजेक्शन अकर हुई है इट इज ऑलवेज रिकॉर्ड। क्या इट इज, बड़े ध्यान सुनना, इट इज मेरे बच्चे क्या आएगा? ऑलवेज क्या आएगा? रिकॉर्ड एट क्या आएगा? इट्स क्या आएगा? ओरिजिनल वैल्यू। क्या आएगा? ओरिजिनल वैल्यू। यानी गुरुजी मतलब क्या होगा? मतलब ये हो गया सर जी कि एक ट्रांजेक्शन जो हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। जी हाँ, ओरिजिनल वैल्यू पर। ये नहीं है कि आपने जैसा सोना होता है, मान लो गोल्ड में कल खरीद के लाया 10,000 रुपये का और आज की वैल्यू 15,000 रुपये हो गई, तो मैं 15,000 रुपये से दिखाऊंगा नहीं, जितने में मैंने खरीदा है मैं उतने पे दिखाऊंगा, जितने पे मैंने बेचा उसका मैं उतने पे दिखाऊंगा। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो जी आ जाओ नेक्स्ट। अब है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा है ड्यूअल एस्पेक्ट। सर जी ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतने अमाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। जितना अमाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ उतना अमाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी कि अगर कोई चीज 10,000 रुपये से डेबिट हो रही तो उसके रिस्पेक्ट में उतना ही अमाउंट क्या होगा? क्रेडिट भी होगा। मतलब ये है, अगर मान लो मैं संपत्ति खरीदी 10,000 रुपये की, मान लो फर्नीचर खरीदा मैं 10,000 रुपये, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर आया 10,000 रुपये का, और पैसा का कितना आया? 10,000 रुपये का। फर्नीचर के आने की वजह क्या है? हाँ भाई, फर्नीचर के आने की वजह क्या है सर जी? फर्नीचर के आने की वजह है क्या? कैश है। यानी कि गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई कि फर्नीचर के आने से कैश चला गया, तो एक चीज डेबिट एक चीज क्या? क्रेडिट। और ड्यूअल एस्पेक्ट ये कहता है कि सर जी उसका कहना ये भी होता है कि सारी जो असेट्स होती हैं किसके बराबर होती हैं? सारी की सारी क्या? लायबिलिटीज के बराबर होती है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, और बिजनेस क्या करता है? मालिक से उधार लेता है। बिजनेस मालिक से उधार लेता है। जी हाँ, पैसा उधार लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से कभी कभी जो बंदे बिजनेस शुरू करते हैं, कभी कभी क्या होता है जो बंदे बिजनेस शुरू करते हैं वही कंपनी से गायब हो जाते हैं और कुछ नए बंदे आते हैं। उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक ये होता है, कंपनी का मेथड ये कहता है कि अगर मालिक भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर मालिक भी अच्छा काम नहीं करता, मालिक को भी क्या करो? पीछे लात मार के निकाल दो। ठीक है, समझ रहे आपको? ध्यान रखना बात को। आगे देखो, चलो आगे देखते हैं। आइए महाकाल के नाम पे आगे देखो। नेक्स्ट में बच्चे सर इससे ही इसी ड्यूअल एस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बड़ा? डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट भाई? बड़ा प्यारा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन। वैसे तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या एग्जाम, परंतु बताना तो पड़ेगा भैया, अब दे रखा है तो। कहता है रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सर ये वो अमाउंट होता है, रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं। कैपिटल क्या होता है आपको मालूम ही है, अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ लो, मैंने लेक्चर डाल रखा है उसके अंदर मैंने बताया कैपिटल वो अमाउंट होता है जो मालिक या जो मालिक क्या था बिजनेस में लगाता है। और मालिक बिजनेस में पैसा क्यों लगाता है? प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से। किस पर्पज से? प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से। तो मेरे बच्चे तो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी होती है क्या होती है मेरे बच्चे? सेल ऑफ गुड्स होती है या फिर क्या लोगों को सर्विस देके हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? जो कैपिटल को इंक्रीज करता है, जब जब प्रॉफिट होगा तब तक कैपिटल क्या होगी? मालिक की इंक्रीज होगी। उसका कहना यह है कि कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और क्या पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू इज क्या? डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल द ओनरशिप ऑफ द क्या बच्चे? गुड्स हैज बीन क्या ट्रांसफर टू द क्या परचेजर। बिल्कुल सही बात है। क्या रखा है? हम लोग मालिक की कैपिटल में पैसे का ऐड करते हैं,
या मालिक की कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट कब ऐड करते हैं सर? तब ऐड करते हैं जब मेरे बच्चे हमारा बेचा गया माल हमारे बंदे जिसने हमसे खरीदा उसके पास पहुंच जाएगा। तो बेसिकली सिंपल है, रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब क्या होता है सर? रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि जब माल हम लोग बेच देंगे और सामने वाले के पास वो पहुंच जाएगा। कह रखा है रेवेन्यू रिकग्निशन इज नॉट रिलेटेड टू द रिसिप्ट ऑफ द कैश। सर ये इससे संबंधित नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है सर जी? ये संबंधित है डेट इज कॉल्ड क्या? सेल ऑफ गुड्स से। डेट इज कॉल्ड क्या? सेल ऑफ गुड्स से। सेल ऑफ गुड्स से पैसा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पैसा कैसे प्राप्त होता है, लेकिन अगर आपने कोई सर्विस करी है, अगर आपने सर्विस बेची है सर, ये उससे मतलब रखता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब क्या हो गया? ये हमें पैसे से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? हमें मतलब सेल से। किससे मतलब? सेल से। तो सेल्स का मतलब क्या हो गया? सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स। जी हाँ, परचे मान लो हमने संपत्ति बेच दी, संपत्ति बेचने से पैसा आया तो क्या ये रिवेन्यू कहलाएगा? नहीं, रिवेन्यू नहीं कहलाएगा। पैसा तो आया बट इट्स नॉट अ रिवेन्यू। रिवेन्यू सिर्फ किससे होगा? दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एंड क्या? प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ठीक है। ठीक है, चलो जी, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो मेरे भाई चाहो तो आप लोग, ठीक है। चलो जी आगे जाओ, नेक्स्ट अगला भाई साहब, अगला मेरे बच्चे बहुत प्यारा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओ माय गॉड गुरुजी सर, सिंपल सा तरीका है। इसका कहना होता है कि आप अपने सभी रिवेन्यूज को यानी कि सभी इनकम्स को मेरे बच्चे आप अपने सभी एक्सपेंसेस से जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में उससे मैच करिए। या तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, या फिर मेरे बच्चे आपको क्या मिलेगा? लॉस। मतलब ये अगर रिवेन्यू ज़्यादा हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है सभी प्रकार की रिवेन्यू रिसिप्ट को, अगर जिन बच्चों को मालूम है रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जाओ फटाफट से जाके महाकाल के नाम पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लेक्चर चेक करो और बताऊंगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली होती है वो रिसिप्ट विच इज बाय द बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से। और बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स एंड क्या? सर्विसेज। तो मेरे बच्चे रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो किससे? रिवेन्यू एक्सपेंसेस से, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी कि एक साल के एक्सपेंसेस, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो आप जब इनकम को माइनस कर दो खर्चा तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाहो तो इसको छाप लो, चाहो तो मेरे बच्चे इसको देख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्या कहता है? अगला है बेटा ऑब्जेक्टिविटी। क्या आएगा? कॉन्सेप्ट। वैसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सरल है, आई नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ठीक है। ध्यान दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑब्जेक्टिवली फ्री फ्रॉम द क्या? पर्सनल बायस। जी हाँ, पर्सनल बायस। उसका कहना ये होता है कि अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, पहले तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो सर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय इस बात का ध्यान रहे कि वो ना पर्सनल बायस से, पर्सनल बायस का मतलब क्या हो गया कि मान लो अकाउंटेंट को लगता है कि शायद ये इनकम हो सकता है मेरे लिए, अकाउंटेंट के लिए इनकम है इससे कोई मतलब नहीं है, मालिक के लिए इनकम है इससे कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस के लिए क्या है इससे मतलब है। यानी कि आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय इस बात का परिपूर्ण ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है वो बिजनेस पॉइंट से रिकॉर्ड करी जाएगी। एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस है, इनकम है तो इनकम है, चाहे भले ही मालिक के लिए कुछ और भी हो, ठीक है। उन्होंने क्या रखा है? इट इज पॉसिबल ओनली, कब होगा पॉसिबल? जबकि आपको उसके सपोर्ट में कोई वेरीफाइबल क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब सर ट्रांजेक्शन के वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जैसे रिसिप्ट, जैसे बिल, जैसे हमारा पेइंग स्लिप वगैरह, ये सब हमारा इनवॉइसेस वगैरह। तो मेरे बच्चे डेट इसको क्या? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अगर आप चाहो, ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द क्या? रीजन फॉर द अडॉप्टिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट। जी हाँ, ऑब्जेक्टिविटी यही है, ऑब्जेक्टिविटी की वजह से ही क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट आया है। अच्छा जी, कैसे? वो इसलिए आया था क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर लोग बड़ा चला के दिखा देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी क्या था? ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि भैया अगर आपके पास स्लिप है, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपके पास का स्लिप है, कैश मेमो है, इनवॉइस है, तो जो अमाउंट इनवॉइस में लिखा होगा, मेमो में लिखा होगा, वही अमाउंट हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड का हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ओ भाई साहब ये बड़ी प्यारी चीज, अकाउंटिंग कन्वेंशंस मात्र तीन है, मात्र तीन है। पहला क्या बेटा? फुल्ली डिस्क्लोजर, दूसरा बच्चे क्या? मटेरियलिटी, तीसरा क्या? प्रूडेंस। आ जाओ। अच्छा, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बताऊंगा? तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे मेरा ये प्रूडेंस। प्रूडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो क्योंकि भाई साहब वो इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन मान लो पूछता है, हर बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पूछता है, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। आइए, पहला फुल्ली डिस्क्लोजर। भाई साहब फुल्ली डिस्क्लोजर बहुत प्यारा क्या रखा है? दिस कन्वेंशंस रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्या बच्चे? इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। दिस कन्वेंशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट कंपनी एक्ट मेक्स द एम्पायर द प्रोविजन फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कि जब आप एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, यानी कि बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट निकालोगे,
ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आप उन सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को साथ में दिखाओगे, जोड़ के चलोगे या डिस्क्लोज करके चलोगे कि हाँ भैया जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करे या बैलेंस शीट चेक करे तो उससे रिलेवेंट वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि उस साल हैं या फिर उस साल हुई हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास एक ये है, जैसे ये है कि ये रहा कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बेटा? कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो मैं आपको सिंपल सी बात है, मैंने बैलेंस शीट बनाई, मैंने सब कुछ बनाया, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट मैच करके मैंने प्रॉफिट भी निकाले साल के एंड में, लेकिन मेरे पास ना अभी केस चल रहा है मेरे ऊपर। मेरे एक वर्कर ने मुझे केस ठोक दिया कि भाई वो ना मेरी कंपनी में काम कर रहा था, मेरी कंपनी में काम करते करते उसको चोट लग गई, उसके चपेट लग गई, अब वो ना पैसा मांग रहा है क्लेम का, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, क्या पता मैं हार भी जाऊँ, क्या पता मैं जीत जाऊँ। तो ऐसी अवस्था में इस इन्फॉर्मेशन को हम बैलेंस शीट के नीचे दिखाएंगे। तो यही क्या होता है बेटा, फुल्ली डिस्क्लोज होता है कि जब बैलेंस शीट बने तो सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि वो सारी चीज़ें जो भविष्य में अगर आपके लिए क्या लायबिलिटी हैं, खर्चे हैं, तो उनको क्या करो, डिस्क्लोज करते हुए चलो, उनको जोड़ते हुए चलो, ताकि कोई बंदा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े तो उसको मालूम रहे कि हाँ भैया समस्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बेटा मटेरियलिटी, बड़ा प्यारा कन्वेंशन है। क्या दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द क्या कन्वेंशन ऑफ फुल्ली डिस्क्लोजर। ये एक अपवाद है उसका, वो कह रहा है सब चीजों को जोड़ के चलो। अच्छा ये क्या कहता है बच्चे, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, और क्या है बेटा, बीइंग इररिलेवेंट टू द बिजनेस यूजर नॉट टू बी डिस्क्लोज। सर इसका वो कहता है मतलब एक बात है समझ जाओ, मटेरियलिटी कन्वेंशन का मतलब ये है सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को ही जोड़ के चलना, जो फालतू की चीजें हैं, जो इररिलेवेंट हैं, जो यूजर के काम की नहीं है, उनको जोड़ो मत। मतलब जैसे कि हम लोगों ने कितना अचीव कर लिया, सॉरी मतलब हमारे एम्प्लॉय अच्छे हैं, हमारे एम्प्लॉय बहुत बढ़िया हैं, फलाना डिमांड, इन सबको बातों को मत दिखाओ, सिर्फ वो दिखाओ कि वास्तव में बिजनेस को आगे चल के क्या किसी को पैसा देना पड़ेगा, कोई केस चल रहा है, कोई क्लेम है नहीं है। तो फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं जोड़नी है, सिर्फ क्या मटेरियलिटी यानी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपको करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे देखो, अगला बेटा प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अब बड़े ध्यान सुनना, ये बड़ा प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कहता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कि भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को कभी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आपको लगता है भविष्य में लॉस हो सकता है तो भैया उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने किसी को माल बेचा उधारी में, ठीक है, माल बेचा उधारी में, तो एक बात बताओ, जो जिसको मैं माल उधारी में बेचता कौन होता है? मेरा डेटर होता है। अब डेटर होता है सर, डेटर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपये माल बेचा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे इतना मालूम है कि वो डेटर बड़ा चिंदी चोर टाइप का है, वो हर बारी पैसे कम देता। तो मैंने क्या करा, मैंने 5,000 रुपये का बना लिया, प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन का मतलब मैंने पहले से अनुमान लगा लिया कि 5,000 रुपये कम देगा, तो ये 5,000 मेरे क्या लॉस हो गया। यानी कि फ्यूचर में होने वाला लॉस कितना है? 5,000 रुपये। क्या पता ये लॉस ना भी हो, क्या पता 3,000 का ही हो, क्या पता 2,000 का हो, लेकिन मैंने 5,000 का मान लिया ऑन एन एवरेज। तो इस 5,000 के लॉस को अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कन्वेंशन मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो बंदा 1 लाख की जगह मुझे 1,10,000 रुपये दे देगा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। यानी कि हम आने वाले फ्यूचर में होने वाले जी हाँ प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परंतु हम फ्यूचर में आने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात क्लियर है? डेट इसको अच्छी हमारा अकाउंटिंग प्रूडेंस प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है? देखो ये रहा, जैसे ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भविष्य में शायद मेरे डेटर डूब सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलो जी, तो मेरे अच्छे देखो दी एंड होगा या बिल्कुल दी एंड होगा। तो देखा बेटा आपने कि महाकाल के नाम पे मैंने इस चैप्टर को दी एंड कर लिया। चलो जी, आप जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में ये जरूर लिखना कि सर जी हमें इस चैप्टर में समस्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में समस्या है, तो मैं आपके लिए वही पर्टिकुलर टॉपिक की चैप्टर की वीडियो बना के लाऊंगा। और आपके पक्का जी हाँ आपके एग्जाम्स के अंदर में आपके 95 प्लस मुझे दिलवाने हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्यार चाहिए होगा। प्यार का मतलब है कि आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी पढ़ने की कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? आप वीडियो देखिए फटाफट से, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स करिए, मैं कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे का कंटेंट लेके आ पाऊँ। तो चलो मेरे बच्चों, मिलते हैं हम किसमें अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, देखते रहना क्रिएटिव स्टडी। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं इसमें नेक्स्ट वीडियो।